आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ के स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो रिएक्शंस के नेम रिएक्शंस के साथ स्टीरियो केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। उन क्वेश्चंस को भी हम इजीली कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। आइए, जो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है वो 2 मार्क्स का है और देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। इन्होंने पूछा है कि ये 2 आइसोमर्स या कॉन्फॉर्मर्स दिए हुए हैं और इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर, और हमें पता करना है कि करेक्ट ऑप्शन जो आंसर का है वो कौन सा है इनमें से। तो देखते ही जो हमें सबसे पहले पता पड़ता है कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं X और Y, इनमें सिर्फ ये फ़र्क है कि ये जो X में CH3 और CH3 जो हैं वो 180 डिग्री ऑपोजिट हैं और इसी तल पर हैं जिस तल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसी तल पर ऑन द प्लेन हैं। ये जो हाइड्रोजन है वो इस तल से उभर कर हमारी ओर, और ये जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन या तल से नीचे या तल से के दूसरी ओर हमसे दूर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो Y आइसोमर Y कॉन्फॉर्मर है, इसमें ये CH3 इस प्लेन से, जिस तल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जहाँ पर ये स्क्रीन आपको दिख रही है उससे ऊपर उभर कर हमारी ओर है, और ये जो CH3 है ये ऑन द प्लेन या इस तल पर ही स्थित है। ऐसे में हम ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों CH3 हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री के दूरी में है, दिशाओं में है, और ये एक दूसरे के एंटी हैं, जबकि यहाँ ये तल से उभरा हुआ ये और ये तल पर ये एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर, कोण पर है, और ये कहलाता है गॉशे कॉन्फॉर्मर। इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये जो बड़ा ग्रुप, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल के तुलना में हाइड्रोजन से अगर हम कंपेयर करें तो CH3 बड़ा ग्रुप है, तो ये दोनों CH3 जो है एकदम 180 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी है, और ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन सबसे कम होगा, तो ये स्थायी होगा। दूसरी बात ये है कि ये CH3 और ये वाला CH3 जो हैं वो 60 डिग्री एक दूसरे के साथ इनके तल बनाते हैं। इस वजह से ये दोनों जो हैं इन दोनों की तुलना में ये पास हैं, और इसी वजह से इनके बंधों के इलेक्ट्रॉन्स, इनके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करते हैं, और साथ ही क्योंकि ये दोनों ग्रुप आसपास हैं 60 डिग्री के एंगल पे प्लेन पर हैं ये, तो इनका स्टेरिक रिपल्शन भी या त्रिविम जो प्रतिकर्षण है वो भी ज़्यादा होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन। स्टेटमेंट्स क्या दिए हुए हैं हमारे पास। लिखा हुआ है A इज़ मोर स्टेबल, दैट इज़ X इज़ मोर स्टेबल दैन Y। X जो है Y की तुलना में X ज़्यादा स्टेबल है। ये बात सही है क्योंकि ये दोनों 180 डिग्री ऑपोजिट में है, CH3 ग्रुप्स एंटी हैं और इनके अंदर रिपल्शन कम है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। तो दूसरा स्टेटमेंट है Y इज़ मोर स्टेबल दैन X। तो Y जो है वो X से स्टेबल है नहीं, क्योंकि ये दोनों गॉशे इंटरेक्शन में है, एक दूसरे में इनके रिपल्शन इसकी तुलना में ज़्यादा है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो जो B है दैट इज़ रॉन्ग। तो तीसरे स्टेटमेंट पर आते हैं। मिथाइल ग्रुप्स आर इन X आर एंटी। तो मिथाइल ग्रुप्स जो X में है, ये X है, इसके मिथाइल ग्रुप्स जो है वो एंटी में है। अभी बताया था कि 180 डिग्री के एंगल पे, कोण पे ये दोनों हैं एक विपरीत दिशाओं में। तो थर्ड स्टेटमेंट जो C है वो राइट है। अब देखते हैं डी में कहा गया है मिथाइल ग्रुप्स आर इन Y आर गॉशे। Y में जो ये हैं गॉशे हैं। गॉशे इसलिए हैं क्योंकि 60 डिग्री के एंगल पे है, ये तल पर है, ये तल से उभर कर आया हुआ है हमारी तरफ 60 डिग्री के एंगल पे। सो जो चौथा स्टेटमेंट दैट इज़ D इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इन चारों में से वो है ऑप्शन नंबर 4, जिसमें A, C और D करेक्ट बताए हुए हैं। सो इट वॉज क्वाइट ईजी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी 2 मार्क्स का है, और इसमें पूछा गया है कि ये एक और ये दो कॉन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं, जिसमें X एक जगह एक्सियल पे है और यहाँ पर इक्वेटोरियल पे है, और ये जो X है वो इन तीनों में से कोई भी ग्रुप हो सकता है।
अब इन्होंने पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैल्यूज़। व्हाट इज़ ए वैल्यू? ए वैल्यू है डेल्टा जी का मान जो है वही ए वैल्यू को तय करता है। एक्सियल का फ्री एनर्जी और इक्वेटोरियल के फ्री एनर्जी में जो अंतर है वह तय करता है ए वैल्यूज़। और ए वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं ये, और ये जो काम में आते हैं कि पता करने की कौन से सबसे ज़्यादा स्टेबल ओरिएंटेशन या कॉन्फॉर्मेशन या ये जो समूह लगे हुए हैं वो कौन सा जो आइसोमर होगा, जिनकी समूहों की दिशा कौन सी होगी जो उनको स्थायी बनाते हैं, उसको पता करने के लिए ए वैल्यूज़ को पढ़ा जाता है या उनको जाना जाता है। अब एक बार को मान लीजिए कि मैंने तो यहाँ पर आपको ये जो ए वैल्यूज़ हैं वो दिए हुए हैं। पीएच का 3 है, CH3 का 1.7 और सबसे कम है CN ग्रुप का। मान लीजिए कि आपको ये याद नहीं है, तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर हम इनको देखें तो एक्सियल में अगर पीएच है तो पीएच यानी C6H5 कितने एटम्स में? टोटल 11 एटम्स हैं, बड़ा सा ग्रुप है ये। और इसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में अंतर ज़्यादा होगा। एक्सियल में आते ही अनस्टेबल कर देगा और इक्वेटोरियल में ये जो है ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका रिपल्शन जो स्टेरिक रिपल्शन और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इस पोजीशन में इक्वेटोरियल में ज़्यादा है। तो कुल मिला के हम ये मान लेते हैं कि ए वैल्यू का मान ये है कि कितना उसके अंदर रिपल्शन ज़्यादा होगा अगर वो एक्सियल में होगा, या अनस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी। अगर ये मान के हम चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारे पास, यानी सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी जो होगी पीएच यानी ए वैल्यू इसकी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद हम देखते हैं जैसे CH3 में 4 एटम्स हैं और CN में 2 एटम्स हैं। तो जितने ज़्यादा एटम्स होंगे, जैसे इसके अंदर है C6H5 यानी इसके अंदर 11 एटम्स हैं, तो एटम्स की संख्या ज़्यादा है तो जगह भी ज़्यादा घेरेगा, जगह ज़्यादा घेरेगा तो ए का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा हाई होगा पीएच का जो कि यहाँ है, उसके नेक्स्ट होगा एमई का जो कि ये रहा, और सबसे कम होगा सीएन का क्योंकि उसमें सिर्फ 2 एटम्स हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका लॉजिकल डिटेक्शन यही मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ़ एटम्स उसमें ग्रुप में कितने हैं उनकी संख्या गिनिए और उससे हमको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा जगह वो घेरेगा और ए का मान उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा होगा। सो द आंसर वॉज ऑप्शन नंबर 4 जो कि काफ़ी ईजी था डिडक्ट करना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के लिए है फिर दोबारा, और इसमें ये हमको एक कंपाउंड दिया हुआ है। ये मैंने इसका मिरर इमेज बनाया है तो इसको मत देखिए। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और ये पूछा है कि HA और HB ये इन चारों में से कौन सा सही है उनके लिए। क्या ये इनैनिसोट्रॉपिक हैं? इनैनिसोट्रॉपिक का मतलब है कि अगर HA और HB में ये क्योंकि दोनों एक जैसे हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन एक ही जैसे हैं ये दोनों, इनमें से किसी एक को हमने अगर कोई ग्रुप मान लीजिए X से रिप्लेस कर दिया हो तो यह जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन जिससे ये HA और HB जुड़े हुए हैं, ये कार्बन उस स्थिति में कायरल कार्बन हो जाता है, एसिमेट्रिक कार्बन हो जाता है। तो ऐसे में जैसे वो एसिमेट्रिक कार्बन हो जाएगा, एक बार हमने ए को रिप्लेस किया, HA को रिप्लेस किया X से, दूसरी बार हमने HA को तो रहने दिया जैसा है और HB को रिप्लेस किया X से। अगर ये दोनों यौगिक जो एक बार इस हाइड्रोजन को दूसरी बार इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद जो प्राप्त होंगे, अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे तो वो होगा इनैनिसोटॉपिक। अगर उनमें कोई अंतर नहीं आता होगा तो होगा होमोटॉपिक। अगर वो एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं होंगे लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, यानी प्रकाशिक समावयवी तो होंगे लेकिन प्रतिबिंब रूप मिरर इमेज नहीं होंगे, तो वैसी स्थिति में वो इनैनिसोटॉपिक डायस्टेरियोटॉपिक कहलाएंगे। और अगर ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये अलग अलग समूहों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे या अलग अलग केमिकल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ऐसे में उसको कहा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनली हेट्रोटॉपिक। तो पहले देखते ही इस कंपाउंड को ये तो पता पड़ जाता है कि ये तल से उभरा हुआ है, ये तल से उभरा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल अपने आप में एसिमेट्रिक
मॉलिक्यूल है। तो एक जो इसमें असममितता या ऑप्टिकल एक्टिविटी या कायरल एक्टिविटी होगी वो इस मॉलिक्यूल के खुद के असमतलीय होने के, क्योंकि ये साइड उभरा हुआ है, ये साइड भी उभरा हुआ है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये किसी भी हालत में ये दोनों हिस्से इसके और ये वाले हिस्से, ये हिस्सा ऊपर वाला और इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको डिटेल में फिर मतलब कल्पना अगर नहीं कर पाए तो भी आप ये देख लीजिए कि इसमें जो CH2OH ग्रुप है, ये CH2OH है, ये भी CH2OH है। तो आप देखें जो इस ऊपर वाले हिस्से में CH2OH जो जुड़ा हुआ है वो उस रिंग से जुड़ा हुआ है जो इस प्लेन पर है, ऑन द प्लेन, और ये जो रिंग है ये प्लेन से उभर कर हमारी ओर है और इस पर CH2OH जुड़ा हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला जो CH2OH है, मतलब इस मॉलिक्यूल को अगर दो हिस्से में इस तरह से बांटते तो ये ऐसे बांटे तो ये जो CH2OH है और ये CH2OH है ये एक तल पर नहीं है, क्योंकि ये तल से उभर के आया हुआ है, उस रिंग में उसके समान समान है, और ये तल पर है उसके समान समान है। तो ये मॉलिक्यूल तो किसी भी हालत में अगर ये CH2 है तो भी ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। और इसका ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन हैं और ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं, इनको अगर हम रिप्लेस करते हैं किसी एक हाइड्रोजन को या इसके भी किसी एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप X के द्वारा, तो भी ये पूरा मॉलिक्यूल का जो होगा ये आपस में ये एक दूसरे के मिरर इमेज के स्थिति में नहीं आएंगे। और अगर दूसरी बात ये है कि अगर हमने इसका मिरर इमेज निकाला, देखिए मैंने इसका मिरर इमेज इस तरह से बनाया है और इसलिए आपको ये उल्टा नज़र आ रहा है, HA और HB, दिस इज़ HA, दिस इज़ HA जो कि ये है, और ये HB है जो कि ये है। आप इसको आराम से देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपने मिरर लगाया तो ऐसे में भी जो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, अध्यारोपित नहीं होंगे। मिरर इमेज तो हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे, क्योंकि अगर इसको उठा के हमने इसके ऊपर रखा तो हम पाएंगे कि ये जो हिस्सा है वो यहाँ आके लगेगा और जो ये वाला हिस्सा है वो इस जगह पे आके इसके ऊपर ओवरलैप होगा, जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज ये जो हैं सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो पाएंगे। डायस्टेरियोटॉपिक होने के लिए क्या ज़रूरी है? डायस्टेरियोटॉपिक होने के लिए ज़रूरी है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो कायरल सेंटर नया क्रिएट हो रहा है उसके अलावा भी कोई कायरलिटी हो, उसके अलावा भी कोई असम्मित केंद्र हो या असम्मितता हो, और ये मॉलिक्यूल इसी कंडीशन को फुलफिल करती है कि ये अगर हम किसी दूसरा ग्रुप X से रिप्लेस कर दें ये कायरल सेंटर हो जाएगा। इसके बावजूद इस पूरे मॉलिक्यूल में भी अपनी कायरलिटी है, जिस वजह से वह अपने मिरर इमेज में सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है, और ऐसी स्थिति जहाँ के मिरर इमेज अपने आप में सुपर इम्पोज ना हो और ये आपस में ऑप्टिकल आइसोमर हो और उस मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा कायरलिटी के केंद्र हों, तो वो आपस में डायस्टेरियोटॉपिक कहलाते हैं और वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स है, स्टीरियो आइसोमर्स है, ये तो है ही। तो इसीलिए जो ऑप्शन है वो डायस्टेरियोटॉपिक ही होगा। एनेंशियोटॉपिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मिरर इमेज एक दूसरे के ये टोटली नहीं है ये, और दूसरा होमोटॉपिक क्योंकि ये सेम नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनली हेटेरोटॉपिक नहीं है। तो दिस इज़ द आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने सबसे पहले देखा कि रिएजेंट क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए 2-3 बातें जान लें। पहली बात है कि NaHMDS। NaHMDS क्या है? सोडियम हेक्सामिथाइल डाइसैलाजाइड है।
तो और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसकी खासियत क्या है, डीप्रोटोनेशन करता है और कैटलाइज करता है रिएक्शन को। और डीप्रोटोनेट ख़ास तौर से ये कीटोन को करता है या एस्टर को करता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी बड़ा है। और जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल, एक बात हमें ये भी जाननी चाहिए कि कोई न्यूक्लियोफाइल अगर बड़े आकार का हो तो और स्टेरिकली हिंडर्ड हो, त्रिविम बाधित हो, तो वह ऑपोजिट प्लेन से यानी ऐसे प्लेन से आक्रमण करेगा जहाँ त्रिविम बाधा कम हो। तो ये बेस के बारे में हमने जाना, जो कि बेस कैटलिस्ट है ये। और अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल के बारे में जाना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री वो ऐसी लेगा कि ऐसी जगह से आक्रमण करे, ऐसी स्थिति से स्पेस में आक्रमण करे जहाँ त्रिविम बाधा कम हो। तीसरी बात जो हमें जाननी है वो है TSO, OTS ग्रुप जिसे कहते हैं, उसके बारे में। टोसाइलेट ग्रुप जो है ये टॉल्वीन सल्फोनेट ग्रुप है, वो इस प्रकार का है और इट इज़ अ गुड लीविंग ग्रुप। और ये देखिए इसमें C6H4 है, ये टॉल्वीन वाला हिस्सा है, ये CH3 जुड़ा हुआ है इसके साथ। और सल्फोनिक एसिड, पैराटॉल्वीन सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है ये। और एक बार जब ये निष्कासित हो जाता है, इस रूप में आ जाता है, तो ये काफ़ी स्टेबल होता है क्योंकि इसका जो माइनस चार्ज है इस पूरे रिंग में रेजोनेंस के द्वारा डिलोकलाइज हो जाता है, जिससे ये एक अच्छा निष्कासित होने वाला समूह होता है। अच्छा निष्कासित होने वाला समूह यानी निष्कासित होने के बाद वो स्टेबल हो और वापस आके अपने मॉलिक्यूल्स के से जुड़ने की कोशिश न करे, उसका अपना ही स्टेबलाइजेशन का कोई सिस्टम उसके पास हो। तो जो टोसाइलेट ग्रुप है वो क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो उसको निष्कासित होने में उतनी अनस्टेबिलिटी का सामना नहीं करना पड़ता, तो आसानी से ये निष्कासित हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है। और TSO माइनस के रूप में ये स्टेबल होता है और सॉल्यूशन अपने मीडियम में रहता है। तो ये हमने बात जानी। आइए देखते हैं कि इस रिएक्शन से ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम कैसे बिना रिएक्शन मैकेनिज्म जाने भी हम, या बिना रिएक्शन मैकेनिज्म का हमें अगर मान लो उस वक्त हम भूल गए हों इसका रिएक्शन मैकेनिज्म या टाइम नहीं हो, फिर भी हम किस तरह से लॉजिकल डिडक्शन के द्वारा इसको कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आपने इन चारों ऑप्शन को देखा, तो ये देखा कि चारों ऑप्शन में ये जो एरोमेटिक रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है, यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं आया। पहली बात हमने नोटिस की, तो इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। दूसरा हमने नोटिस किया कि यहाँ पर ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये चला भी गया है क्योंकि प्रोडक्ट में TSO ग्रुप कहीं पर भी नहीं है। तीसरी बात हमने नोट की कि ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना है। यानी ये जो बेस है वो कीटोन को उसने डीप्रोटोनेट किया और यहाँ से प्रोटॉन निकला है, और ये जो प्रोटॉन निकलने के बाद यहाँ एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है और तभी जाके इसमें और इस कार्बन में बॉन्ड बना है। तो नया बॉन्ड कौन सा बना है? नया बॉन्ड ये है, ये है, ये और ये नया बॉन्ड है, जिसमें ये ऑक्सीजन रिंग है, ये रहा जो यहाँ पर है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। कुल मिला के अगर हम देखें तो ये सिंपल सा रिएक्शन है जहाँ इसमें इस कार्बन में और इस कार्बन में बॉन्ड CC बना है, जो कि ये बॉन्ड है, और ये टोसाइलेट ग्रुप निकल गया है। तो अब हमारा पूरा फोकस इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पे होना चाहिए। आइए देखते हैं कि हमने क्योंकि देखा है कि इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया है, तो पहली बात यह है कि हम वो ऑप्शन देखते हैं और यहाँ पर भी इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, तो हम ये दोनों चीज़ें सही सलामत हों इन प्रोडक्ट में, इसी रूप में हो जैसे यहाँ पर हैं, वो देखते हैं क्योंकि इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया है। तो ये देख रहे हैं कि ये देखिए, ये बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, तो ये हो सकता है। फिर ये आप देखें कि ये अबव द प्लेन हो गया, ये बिलो द प्लेन हो गया, तो उसका मतलब ये इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो उसका मतलब अबव द प्लेन ये कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 क्रॉस हो गया। ऑप्शन नंबर 3 पे देखते हैं कि ये बिलो द प्लेन है, ये भी बिलो द प्लेन है, तो ये आंसर हो सकता है। और यहाँ देखिए ये अबव द प्लेन हो गया जबकि इसमें कोई फ़र्क नहीं आया है, और ये बिलो द प्लेन है, तो ये
नहीं होगा। अब हम आते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में से कौन सा सही है। अब देखिए कि यहाँ माइनस चार्ज आया था, इस वाले कार्बन पर माइनस चार्ज आया था, इस कार्बन पर माइनस चार्ज आया था, और यह आक्रमण करेगा इस वाले कार्बन पर, और ये टॉसाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। आक्रमण कहाँ से होगा? देखिए ये जो ऑक्सीजन रिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि वो बिलो द प्लेन है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को। यहाँ माइनस चार्ज है, ये रिंग जो है बिलो द प्लेन है, तो ये एक बड़ा सा न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर माइनस चार्ज क्रिएट हुआ क्योंकि H प्लस यहाँ से निकल गया, जो इस बेस ने निकाल दिया है NaH MDS ने, और ये आक्रमण करेगा विपरीत दिशा से क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है और तल के नीचे ये ऑक्सीजन रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर लिए हुए रिपल्शन करने के लिए तैयार है। तो इसका जो होगा, ये तल के अगर नीचे है तो ये तल के ऊपर से ये आक्रमण करेगा। तो हमें ये ढूंढना है कि तल के ऊपर से आक्रमण करने वाला कौन सा है। ये वाला है। इसको सेकंड नंबर ऑप्शन को हमने पहले ही कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसमें ये वाला जो बॉन्ड है ये अबव द प्लेन आ गया था, जबकि इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया था। तो जो थर्ड ऑप्शन है इसमें देखिए कि ये बिलो द प्लेन है और ये भी बिलो द प्लेन है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा बिलो द प्लेन तो बनेगा नहीं। नया बॉन्ड जो ये दोनों कार्बन के बीच में बन रहा है, दोनों मॉइटीज़ के बीच में या दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बन रहा है, वो अबव द प्लेन आक्रमण होकर ही होगा, जो कि इसमें है। क्योंकि बिलो द प्लेन आक्रमण अगर होता है जैसे यहाँ पर, तो इसमें और इस पूरे न्यूक्लियोफाइल के अंदर जो इस पर आक्रमण कर रहा था उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। तो इस तरह से हम इस डिडक्शन पे पहुँचे, तो आंसर नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें हमने कोई रिएक्शन नहीं करी है, लेकिन फिर भी आपके क्लैरिटी के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए आइए इस रिएक्शन को कर लेते हैं। देखिए ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था हाइड्रोजन, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है नीचे था, और ये हमारा हेट्रोएटॉमिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है यहाँ पर, और ये CH2CH3 था, और इसमें जो ये वाला हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि वो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। अब देखते हैं NaH MDS ने क्या किया, प्रोटोन एक निकाल लिया, और प्रोटोन निकालते ही यहाँ पर C माइनस, ये प्रोटोन निकल जाता है, यहाँ C माइनस चार्ज आ जाता है जो कि रेजोनेट इस तरह से होकर O माइनस यहाँ पर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का फिर दोबारा शिफ्ट हुआ और इसी जगह पे माइनस चार्ज नेगेटिव आके रुका जहाँ पर से प्रोटोन गया था, और ये एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल जो है इस टॉसाइलेट लिविंग ग्रुप वाले में इसने देखिए इलेक्ट्रॉन्स ये मूव हुए, शिफ्ट हुए, यहाँ C माइनस आया, और इसने अबव द प्लेन इस ऑक्सीजन रिंग और टॉसाइलेट ग्रुप वाले जो कंपाउंड है उसके ऊपर जाके आक्रमण किया अबव द प्लेन न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि बिलो द प्लेन जो है ये ग्रुप है जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन होगी, तो अटैक ऊपर से ही संभव है। अटैक ऊपर से संभव हुआ तो ये मोटा वाला बॉन्ड बना। देखिए क्योंकि ये उभर कर, जो थिक बॉन्ड होता है वो उभर कर तल से उभर कर हमारी ओर आ रहा है, ऐसा दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए जो टॉसाइलेट ग्रुप है ये आसानी से निकल गया। तो इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट मिला जो कि हमने करेक्ट ऑप्शन देखा था इससे पहले वाले स्लाइड में। नेक्स्ट रिएक्शन करने से पहले आइए जान लेते हैं NBS के बारे में। NBS यानी N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड या शॉर्ट में NBS ऐसा केमिकल रिएजेंट है जो कि सब्स्टिट्यूशन करवाता है, और कई तरह के जो रिएक्शंस हैं उसमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ये हैलोजन के सब्स्टिट्यूशन के लिए काम में आता है। यहाँ हम देख लेते हैं जो NBS है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा है, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात है कि देखिए डबल बॉन्ड पर ये सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, या इसका एडिशन सीधे जाके हैलोजन इसके अंदर जुड़ रहा है, और आप देख सकते हैं कि एक ब्रोमोनियम, कैसा ब्रोमोनियम आयन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन इसके अंदर हो रहा है। और उसके बाद कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अगर आक्रमण करता है तो जिस तल में
ये ब्रोमो है, उसके ऑपोजिट तल से ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर OH माइनस, तो OH माइनस जो है वो तल के नीचे से आके आक्रमण कर रहा है, और जिससे ट्रांस प्रोडक्ट, ये हैलोजन, ये OH और ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट प्लेन्स में, ये तल से ऊपर, ये तल से नीचे, क्योंकि ये डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, आपको पता ही है, तो ये ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। इसको इस तरह से भी दिखाया गया है, मान लीजिए साइक्लोहेक्सीन है, उससे ये जो साइक्लिक ब्रोमोनियम कैटायन हमको प्राप्त हुआ, किसके द्वारा, NBS के द्वारा। और ये देखिए अगर तल से ऊपर है तो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो तल से नीचे होगा, और इस तरह से ट्रांस प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा। और ये देखिए सिर्फ दो तरह के ऑप्शंस नहीं हैं, यहाँ पर एक ओनली वन एनांशियोमर जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है, दोनों एनांशियोमर नहीं दिखाए हैं। देखिए कि अगर इस कार्बन से पर आक्रमण हो रहा है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, लेकिन अगर उधर की तरफ से आक्रमण होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही एनांशियोमर दिखाया हुआ है, दो एनांशियोमर यहाँ पर, दोनों ऑप्शंस यहाँ पर दिखाए नहीं हुए हैं। सिर्फ जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके बारे में जनरल आइडिया के ट्रांस प्रोडक्ट उत्पाद मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, उसके ऊपर एम्फेसिस किया गया है। दूसरी चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए, दैट इज़ गिलमैन रिएजेंट, लिथियम डाइऑर्गेनोक्यूपरेट, ये है गिलमैन रिएजेंट। और गिलमैन रिएजेंट जो है ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, किसमें, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। तो यहाँ देखिए ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दिया हुआ है, और ये रहा गिलमैन रिएजेंट। और गिलमैन रिएजेंट ने देखिए ये बीटा पोजीशन पे, ये रहा बीटा पोजीशन, क्योंकि दिस इज़ ये है अल्फ़ा और ये बीटा, तो बीटा पोजीशन पे इसने यहाँ का जो मिथाइल ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप है वो बीटा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। तो ये साइक्लोहेक्सिनोन इनोन के बीटा पोजीशन पे देखिए एल्काइल ग्रुप लगा है और डबल बॉन्ड यहाँ से चला गया है। तो ये एक गिलमैन रिएजेंट का जनरली ये रिएक्शन हम देखते हैं, लेकिन हमें जो मालूम होना चाहिए कि गिलमैन रिएजेंट जो है वो इपॉक्साइड और एसाइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करता है। तो कैसे, ये देखिए इपॉक्साइड है, और जहाँ से ये जो एल्काइल ग्रुप है वो इधर से नीचे से गया और रिंग जो है इधर से टूटी। कुल मिला के जिस साइड में इपॉक्साइड रिंग है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से मिथाइलेशन या एल्काइलेशन होगा, और आप देख सकते हैं कि ये एल्काइलेशन यहाँ नीचे की तरफ है, तो OH या ऑक्सीजन ऊपर वाले प्लेन में है। तो कुल मिला के इसमें भी ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक होगा और ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। तो दो चीज़ें हमने देख ली हैं, एक तो NBS का एडिशन, ब्रोमीन का एडिशन डबल बॉन्ड में, और जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक पीछे से, और दूसरा नीचे की तरफ से या ऑपोजिट प्लेन से। और हमने देखा है यहाँ गिलमैन रिएजेंट जिसमें कि हम देख रहे हैं इसमें भी ट्रांस अटैक होता है। तो ये दोनों बातें हमने ध्यान में रखी हैं। हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और देखेंगे कितनी आसानी से बिना हम डिटेल्ड जो मैकेनिज़्म है उसके बारे में जाने हुए भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए NBS दिया हुआ है और ये हमारा सबस्ट्रेट है। ये देखिए सबस्ट्रेट की खासियत कि यहाँ पर जो है एक ग्रुप तल से उभर के आया हुआ है और उसमें ये 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इस सेंट्रल कार्बन के साथ। तो ये इस तरह से टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है जो तल से उभर कर ऊपर आया हुआ है। तो पहला क्या हुआ है, NBS ने कहा इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करवाया, और ये डबल बॉन्ड को एक बार हम मानते हैं कि नहीं है, NBS के बाद यहाँ पर लगा ब्रोमो ग्रुप और ये प्लस चार्ज। लेकिन ये जो NBS है वह बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है, और इस जो कंपाउंड में जो सबस्ट्रेट हमको दिया हुआ है उसमें ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये भी बल्की ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, और जो प्लेन से ऊपर है। तो ऐसे में जो NBS आक्रमण करेगा या अप्रोच करेगा वो तल के ऊपर से तो नहीं करेगा, वो तल के नीचे से करेगा, और ब्रोमीन जो है तल के नीचे लगेगा, क्योंकि
तल के ऊपर बड़ा ग्रुप है। तो पहला पोजीशन तो होगा ये। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक्वस NaOH दिया हुआ है। एक्वस NaOH के साथ क्या हुआ है, एक्वस NaOH यानी OH माइनस है इसके अंदर, और उसने क्या किया, नीचे से ये आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे से आक्रमण, नीचे की साइड में Br+ है, तो ये OH जो है, हम जो मानते थे कि नीचे से जहाँ पर ब्रोमो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका मतलब ये जो है ऊपर से आक्रमण करेगा। अगर ये ऊपर से आक्रमण करेगा तो हम क्या पाएंगे, आइए देख लेते हैं। हम पाएंगे कि ब्रोमो तो गया नीचे, और ब्रोमो गया नीचे Br, और OH आया ऊपर OH। उसके बाद जो दिया हुआ है कि ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा, तो एक रिंग फॉर्मेशन होगा। अब रिंग फॉर्मेशन कहाँ होगा, देखिए मैकेनिज्म अगर हमें मालूम नहीं है तो ब्रोमो जिस डायरेक्शन से जुड़ेगा, ब्रोमो जुड़ेगा नीचे की तरफ से, और उसके बाद इपॉक्साइड रिंग बनने के लिए जो OH का आक्रमण होगा वो होगा ऊपर की तरफ से। यानी जब O जो है O- में परिवर्तित होकर ये इपॉक्साइड रिंग बनेगा, तो वो इपॉक्साइड रिंग भी ऊपर की तरफ से ही होगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है नीचे की तरफ से जुड़ा था, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप था इसलिए नीचे की तरफ से जुड़ा था। तो पहला जो हमको यहाँ सीधे इन सब लॉजिक से समझ में आना चाहिए वो ये कि यहाँ जो डबल बॉन्ड के टूटने के बाद जो रिंग बनेगी ऑक्सीजन के साथ, वो तल से ऊपर बनेगी। इन चारों ऑप्शंस में हम देख लेते हैं कहाँ पर ये स्थिति है। ये देखिए, यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है, ये तल के नीचे है। तल के नीचे से हो ही नहीं सकता, तल के नीचे से तभी संभव है जब ब्रोमीन जो तल के ऊपर हो, और ब्रोमीन तल के ऊपर से नहीं अटैक कर सकता क्योंकि तल के ऊपर बड़ा ग्रुप था। तो उसका मतलब जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 है ये कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास बचा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 बचे हैं। अब आप देखिए कि Me2CuLi, तो ये क्या था, ये गेलमैन रिएजेंट है, और अब हम देखते हैं कि इससे क्या बन रहा है। आगे देखते हैं। बहुत सिंपल है ये, और वो ये कि मिथाइलेशन होगा गिलमैन्स रिएजेंट के द्वारा। तो मिथाइलेशन देखिए इस पे होगा या फिर इस पे होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट तो यही है। तो मिथाइलेशन के लिए ये जो Me है वो कहाँ से आक्रमण करेगा, तल के ऊपर से नहीं कर सकता, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O जो ऑक्सीजन है तल के ऊपर है, तो ये आक्रमण करेगा तल से नीचे से। गिलमैन रिएजेंट उसका साइज भी बड़ा है, तो इसलिए वो तल के नीचे से आके इस बॉन्ड पे जुड़ेगा। हम देखते हैं कि तल के नीचे से कहाँ से जुड़ रहा है। देखिए, ये दो ऑप्शंस थे, एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन। तल के नीचे से जुड़ रहा है, ये तल के ऊपर से जुड़ रहा है, उसी साइड से जहाँ पर ऑक्सीजन रिंग का C डबल बॉन्ड O था। तो उसी तरफ से, तल के ऊपर से तो जुड़ नहीं सकता, स्टेरिक हिंडरेंस होगी, संभव नहीं है। तो बचा ऑप्शन 1, जहाँ ये जो गिलमैन्स रिएजेंट का जो मिथाइल ग्रुप है वो तल के ऑपोजिट टू ये C सिंगल बॉन्ड O जो ऑक्सीजन रिंग है उसके ऑपोजिट तल से इसने आक्रमण किया। तो यहाँ जो सारा खेल था वो सिर्फ ये था कि कौन से तल से कहाँ स्टेरिक इंडरेंस कम है, कहाँ जगह की धक्का मुक्की कम है, रिपल्शन कहाँ कम है, वहीं से इसमें एडिशन होगा और बॉन्ड बनेगा। बहुत कोई लंबा चौड़ा मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं था, बिना मैकेनिज्म को वर्कआउट किए भी हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से है, ताकि आपको तसल्ली रहे। ये देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल या सबस्ट्रेट था, और इसमें ये बड़ा ग्रुप है जो तल से ऊपर है। NBS जो है वो अटैक करेगा फ्रॉम बिलो, क्योंकि स्टेरिक हिंडरेंस जो है ऊपर ज़्यादा होगी, इसलिए ये नीचे से आक्रमण करेगा। तो ब्रोमीन जो है वो नीचे से ऐड होगा। अब उसके बाद जो OH है वो उधर से ही आक्रमण नहीं कर सकेगा, जहाँ ऑलरेडी ब्रोमीन का रिंग है, वो उसके तल के उल्टी जगह से ऑपोजिट डायरेक्शन से करेगा। तो ये क्योंकि नीचे है इसलिए ये ऊपर से इसका एडिशन हुआ।
ये OH ग्रुप जो है इसमें से H निकल जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस मीडियम में है, और ये O माइनस में चेंज हो जाएगा। और फिर देखिए ये ब्रोमीन नीचे है, ये OH ऊपर है, जैसा था, कोई चेंज नहीं आया बाकी मॉलिक्यूल में। इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ SN2 और Br माइनस जो है निकल के चला गया और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना। अगर ये ऊपर है तो जाहिर सी बात है वो नीचे से तो बॉन्ड बना नहीं सकेगा, सो ये ऊपर ही ऊपर दोनों बॉन्ड्स बन जाएंगे। उसके बाद जो है वो है किलमैन रिएजेंट, वो भी साइज़ में बड़ा है, स्टेरिक हिंडरेंस है, इसलिए ये तल के ऊपर से जहाँ ये एक बड़ा ग्रुप है वहाँ से आक्रमण नहीं करेगा, वो आक्रमण करेगा तल के नीचे से, इसके ऑपोजिट, और इस वजह से ये मिथाइल ग्रुप जो है नीचे से लगा। एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर जो हमने अभी टिक किया था। सो लेट्स डू नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन को करने से पहले हम जान लेते हैं रॉबिन्सन एनिलेशन, जिसको रॉबिन्सन एनिलेशन के नाम से भी पुकारा जाता है, उसके बारे में कुछ बातें। जब हमें इस तरह का कोई प्रोडक्ट सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल हमको दिखता है तो जिसमें एक रिंग है और इसके अंदर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, 6 मेंबर्ड रिंग है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या इसमें रॉबिन्सन एनिलेशन हुआ, और हम उसको वर्क बैक कर सकते हैं रेट्रोसिंथेसिस या डिस्कनेक्शन एनालिसिस, जिसे कहते हैं रेट्रो एनालिसिस, या के द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए एक ये नया बॉन्ड बना हुआ है और एक ये नया बॉन्ड जो ब्लैक से दिखाया हुआ है, और ये जो हुआ है वो एल्डोल कंडेंसेशन, इसके एल्डोल कंडेंसेशन से हमको ये मिला है। और ये कहाँ से मिला है? ये हमको मिला है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन और इस तरह के कीटोन से। इन दोनों के बीच में माइकल एडिशन हुआ तो हमें ये मिला, और फिर इसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन इस हिस्से और इस हिस्से के बीच में हुआ तो हमको ये रिंग फॉर्मेशन मिली। एन्यूलेशन इसी को कहते हैं, यानी रिंग फॉर्मेशन। और यानी रॉबिन्सन एन्यूलेशन जो है वो माइकल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों मिला के जब रिंग फॉर्मेशन करते हैं उसको कहते हैं हम रॉबिन्सन एन्यूलेशन। आइए देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। रॉबिन्सन एन्यूलेशन जो है वह होता है एक कीटोन, जैसे ये हमने कीटोन लिया, और मिथाइल विनाइल कीटोन, ये रहा मिथाइल विनाइल कीटोन, तो एक कीटोन और मिथाइल विनाइल कीटोन का रिएक्शन करवाया बेस की उपस्थिति में, जब एक बार माइकल एडिशन होता है और फिर एल्डोल कंडेंसेशन होता है, जिससे कि हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन का कीटोन मिलता है। ये देखिए पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये साइक्लोहेक्सिनोन हमको प्राप्त हुआ है रॉबिन्सन एन्यूलेशन के वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ रॉबिन्सन एन्यूलेशन। तो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि दिमाग में ये चीज़ अच्छी तरह से बैठे। देखिए कि ये है एक रिंग दिया हुआ है, उसके अंदर C++ कीटो साइक्लिक कीटोन है, और ये है मिथाइल विनाइल कीटोन, और बेस के प्रेजेंस में माइकल एडिशन हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जो चौथा कार्बन है यानी विनाइल कार्बन, वो यहाँ आके इस पोजीशन पे जो कि कीटो ग्रुप के अल्फा पोजीशन है उस पे आके ये ऐड हुआ है। फिर इसका एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। एल्डोल कंडेंसेशन भी बेस के प्रेजेंस में होता है, और इस एल्डोल कंडेंसेशन में जो मिथाइल ग्रुप था उसका एक हाइड्रोजन लूज होता है बेस को, और C- के रूप में ये आक्रमण करता है इस वाले कीटो ग्रुप को, और जिससे जो रिएक्शन होता है वो है एल्डोल रिएक्शन। और आप देख सकते हैं ये जो कीटो ग्रुप है वो OH में परिवर्तित हो गया, और जब इसमें से वाटर यानी यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH ये जो एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमको इस तरह से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और वो भी कैसा साइक्लिक कीटोन, जो कि माइकल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन दोनों को मिला के जिसे कहते हैं रॉबिन्सन एन्यूलेशन, उसकी वजह से हमें प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ जहाँ
पहले सी डबल बॉन्ड ओ था वह अब सी डबल बॉन्ड सी में चेंज हो गया है। और जो हमने कीटोन अल्फ़ा बीटा मिथाइल विनाइल कीटोन जो हमने लिया था, मिथाइल विनाइल कीटोन का जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो यहाँ पर एज सच है, उसमें चेंज नहीं हुआ है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या चीज़ें ध्यान में रखी हैं, जो कीटोन यहाँ पर हमने लिया था उसके वह फाइनल प्रोडक्ट में किस रूप में मिलता है। जहाँ डबल बॉन्ड था, सी डबल बॉन्ड ओ था, वहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी हो गया है। और जो हमने मिथाइल विनाइल कीटोन लिया था उसका जो CH3 था वो CH के रूप में यहाँ पर आया है। पहले CH2 के रूप में यहाँ पर आया था, ये देखिए। और उसके बाद जब डिहाइड्रेशन होता है तो CH में वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये C डबल बॉन्ड हो, ये C बॉन्ड में परिवर्तित हो गया। और जो ये कीटो ग्रुप था मिथाइल विनाइल कीटोन का, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो फाइनल प्रोडक्ट में ऐसे ही है। और ये रिंग कहाँ बनी है, एक और बात, ये रिंग वहाँ बनी है जहाँ पहले कीटो ग्रुप था उसके ऑर्थो पोजीशन पे, और उस कीटो ग्रुप पे ये रिंग बनी है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। और देख लेते हैं मैकेनिज़्म को, ताकि दिमाग में बात अच्छी तरह से बैठे। फिर मैं कह रही हूँ आपको रिपीट करके कि मैकेनिज़्म को अपने को MCQs जब हम सॉल्व कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, उस वक्त हमको ज़्यादा जो प्रैक्टिस या लिख कर ट्रायल एंड हिट मेथड जो है वो नहीं करना है। पहले ही हमको तैयारी कर लेनी है और उस वक्त हमको सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रहेगी और उसको देखकर हम एकदम पता कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा। तो ये आप मत सोचिएगा कि तब हम प्रैक्टिस करके निकाल लेंगे, तब हम ट्राई करके निकाल लेंगे। एग्जामिनेशन के दौरान जितनी प्रैक्टिस करनी है वो घर पे रफ कॉपी पे या नोट्स की कॉपी में आप करें। तो शुरू करते हैं हम। ये रहा साइक्लिक कीटोन लिया हुआ है और बेस लिया हुआ है, और इस बेस ने इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर C- हुआ, चार्ज डिस्प्लेस हुआ ये O- में। और फिर दोबारा आप देख सकते हैं कि चार्ज C- यहाँ पर आ गया है, यहाँ शिफ्ट होकर। और ये जैसे ही ये C- हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसने अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे 1,4 एडिशन पे चौथे पोजीशन पे इसने किया है, बीटा पोजीशन पे आक्रमण। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये नया बॉन्ड बना है। ये देखिए, ये नया बॉन्ड बना है। ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर एज सच बिना किसी चेंज के है। ये पोजीशन कौन सी हुई, जो C डबल बॉन्ड ओ था यहाँ पर उसके ऑर्थो पोजीशन पे ये C सिंगल बॉन्ड C नया अब बना। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का इस तरह से शिफ्ट था तो O- आ गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ पर CH2 हो गया है दोबारा, और C डबल बॉन्ड O वापस यथास्थिति जैसे पहला था वैसे आ गया है, C डबल बॉन्ड O। नाउ ये जो बेस था वह इस CH3 प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, निकाल लेता है। और ये जो कार्बन है वो C- में चेंज हो जाता है। और देखिए इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट इन्होंने दिखाया है, और इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट दिखा के इन्होंने दिखाया है C डबल बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर O-। और आप देख सकते हैं कि असलियत में ये है कि यहाँ जो माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हुआ था, उस नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बोनाइल कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेता है। और यहाँ से हाइड्रोजन के जाने पर यहाँ जो नेगेटिव चार्ज या इस जगह पे इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आया था, देखिए इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आया था उसी कार्बन को यहाँ पर दिखाया गया है। बस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से यहाँ पर O- है, लेकिन ये फिर दोबारा इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पर C- हो गया। ये C- ने इस C+ पर आक्रमण किया, यहाँ नया CC बॉन्ड बना है ये वाला। तो 2 CC बॉन्ड बन गए, एक ये और एक ये। और आप देख सकते हैं इसका जो साइक्लाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया। ये जो अटैक था दैट वाज माइकल एडिशन, और जो यहाँ हुआ है दैट इज़
एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये माइकल एडिशन था, ये एल्डोल था, ये दोनों रिएक्शंस यहाँ पर हुए हैं। और फिर यहाँ पर O- है इस जगह पे, इसलिए यहाँ पर इसका दोबारा प्रोटॉन गेन करता है ये, और OH में कन्वर्ट हो जाता है, और OH में कन्वर्ट होती है। देखिए ये C डबल बॉन्ड O जहाँ पर इनिशियली था वहाँ पर अब OH आ गया है, और वो साथ वाले कार्बन से वाटर लूज़ करता है, क्योंकि जो बेस है वो इस प्रोटॉन को ले गया, और जिसकी वजह से O- यहाँ पर क्रिएट हो जाता है चार्ज, और वो फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता हुआ OH को एज OH- निकाल लेता है। तो पहले इसका निष्कासन हुआ, H का एलिमिनेशन यहाँ से हुआ, एंड आफ्टर दिस H इज एलिमिनेटेड देन दिस O- दिस किक्स इट आउट, इसको धक्का मार के OH को इसने यहाँ से निकाल दिया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू कैन से दैट HOH वाटर मॉलिक्यूल का निष्कासन, यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ, एंड ए डबल बॉन्ड इज क्रिएटेड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये साइक्लोहेक्सेनोन का डेरिवेटिव हमको प्राप्त हुआ है। फिर वही चीज़ है, ये C डबल बॉन्ड O की जगह पे वहाँ पर अब CC आ गया है, और यहाँ जहाँ C डबल बॉन्ड O था उसके ऑर्थो पोजीशन पे ही रिंग फॉर्मेशन और उस कार्बन पे रिंग फॉर्मेशन हुआ है। सो वी विल कीप दीज इंफॉर्मेशंस इन माइंड। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो ये जो जितनी नॉलेज थी वो हमने जब पढ़ाई की है या तैयारी की है एग्जामिनेशन के लिए, तब हमारे पास वो नॉलेज थी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले जो है क्वेश्चन और आंसर के ऑप्शंस में क्या चेंज है उसको एक बार नोट कर लेना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, जो कि एक साइक्लिक रिंग में है। यहाँ पर मिथाइल विनाइल कीटोन है, यहाँ बेस दिया हुआ है, और यहाँ एक रिंग फॉर्मेशन सभी में है। तो चेंज इनमें क्या क्या है हम देख लेते हैं। जो सबसे बड़ी चेंज आ रही है नज़र में इन चारों ऑप्शंस में, ये 7 मेंबर्ड रिंग्स हैं, और इसमें दोनों 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं, पहली बात। दूसरी बात ये जो हमने नोटिस किया कि ये 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं उनमें आपस में क्या चेंज है। आपस में एक बार मिथाइल ग्रुप ऊपर है, मिथाइल ग्रुप नीचे है, इन दोनों में आपस में क्या चेंज है। इन दोनों में भी आप देखिए कि ये अबव, ये बिलो, देन दिस इज़ बिलो एंड दिस इज़ अबव, ये करके स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज है। तो जैसे ही हमने ये देखा साइक्लिक कीटोन और हमने देखा अल्फा मिथाइल विनाइल कीटोन, तो उसका मतलब रॉबिन्सन एनुलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, एकदम से आ गई बात। तो 6 मेंबर्ड रिंग हो सकता है। सेकंड हमारे पास रिएजेंट है, 6 मेंबर्ड रिंग ही बनेगा इनिशियली, ये हमने अपने दिमाग में रख ली बात। देन 6 मेंबर्ड रिंग बनने के बाद 6 मेंबर्ड रिंग तो किस तरह से बनेगा। 6 मेंबर्ड रिंग जो है हमने देखा था कि ये जो C डबल बॉन्ड O है वो डबल बॉन्ड O की C डबल बॉन्ड O की जगह वो C डबल बॉन्ड C में परिवर्तित हो जाएगा। पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि जैसे अगर ये मिथाइल ग्रुप है और ये बड़ा सा विनाइल ग्रुप आ रहा है, तो मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन यहाँ पर हो जाएगा। कुल मिला के तो अगर हम इसको ड्रॉ करें एन्यूलेशन के बाद, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ C डबल बॉन्ड C हो गया है, ये बाकी रिंग है, यहाँ पर ये तल से उभरे हुए इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ये है जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C हुआ है, तो ये इस तरह से होगा। और देन देयर विल बी अ मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर कहीं पर होगा। तो इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे पास आ रही है। ये देखिए, सॉरी, मिथाइल ग्रुप इज़ नॉट हियर, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड C है, तो मिथाइल ग्रुप हमारे यहाँ पर आ रहा है। और क्योंकि अब हमने लॉजिक लगाया, क्योंकि ये बड़ा है और यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है वो तल के नीचे है, तो ये जो रिएजेंट है तो बिलो द प्लेन तो आके अटैक करेगा नहीं। ये बड़ा ग्रुप यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हमने लिखा, और उसके बाद हमने यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, वो तल के ऊपर आएगा,
क्योंकि ये जो मिथाइल विनाइल कीटोन है जिसके इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा, मिथाइल विनाइल कीटोन का मिथाइल कार्बन ये था और फिर ये इसका विनाइल कार्बन्स हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ की जगह डबल बॉन्ड ये होना चाहिए। तो हमने देखा कि मिथाइल ग्रुप तल से ऊपर होना चाहिए। तल से मिथाइल ग्रुप ऊपर है, कहाँ पर है वो ढूंढ लेते हैं। देखिए तल पे मिथाइल ग्रुप ऊपर यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक। और ये जो है सी डबल बॉन्ड सी है, ये सी डबल बॉन्ड सी है, ये सी डबल बॉन्ड सी, इस सी डबल बॉन्ड ओ से आया है। तो ये मिथाइल ग्रुप तल से ऊपर है, तो उसका मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। एक और क्लू दिया हुआ है इसके अंदर, देखिए कि HCl जुड़ा हुआ है और ये जो रिंग है वो टूटा हुआ है। उसका मतलब ये रिंग जो है वो इस एसिड की वजह से टूटा है और क्लोरो ग्रुप के ऐड होने से टूटा है। तो एसिड अगर जुड़ रहा है तो H प्लस जुड़ रहा है और Cl माइनस जुड़ रहा है, तो उसका मतलब पहले कहीं कार्बोनियम आयन बना था और कार्बोनियम आयन बनने पर यानी हाइड्रोजन ने किसी कार्बन पर आक्रमण किया होगा, कार्बोनियम आयन बना होगा। तो कार्बोनियम आयन जब बनता है उस C+ में Cl माइनस ने आके ऐड किया है, तभी जाके हमें ये CCl बॉन्ड जो है वो प्राप्त हुए हैं। अब Cl जो है कहाँ जुड़ा है, यहाँ पर, यहाँ जुड़ा है, तो उसका मतलब यहाँ पर पहले एक प्लस चार्ज था। तो ये कैसा है, ये मोटा सा अपने तल से निकला हुआ एक ग्रुप यहाँ पर और एक यहाँ पर प्लस चार्ज जिसपे कि Cl माइनस आके जुड़ा है। यहाँ हम देख लेते हैं, ये तो इसकी बात हम कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि 7 मेंबर्ड रिंग है, तो ये यूं करके है, कार्बन उसके ऊपर प्लस चार्ज जुड़ा है, उसके आगे उस पर आकर क्लोरो ग्रुप क्लोराइड आयन आके जुड़ा है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, ये है टर्शरी कार्बोनियम आयन। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो है लेस स्टेबल है, स्थायित्व कम है। टर्शरी कार्बोनियम आयन का स्थायित्व ज़्यादा है। कौन सा बनेगा, टर्शरी कार्बोनियम आयन बनेगा। टर्शरी कार्बोनियम आयन बनेगा तभी जाके Cl यहाँ जुड़ेगा। तो हमने देखिए रिएक्शन वर्कआउट नहीं किया, हमने सिर्फ लॉजिक लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि आंसर कौन सा करेक्ट हुआ। आंसर ये करेक्ट है क्योंकि इसमें यह है जो Cl है टर्शरी कार्बोनियम आयन में जुड़ा है, ये जो है वो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में जुड़ा है। तो रिंग एक्सपेंशन यानी 6 सदस्यीय 6 मेंबर्ड रिंग से 7 मेंबर्ड रिंग में रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा क्योंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, वो बनेगा। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ये जब आके जुड़ेगा, इसका जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो नीचे से आके जुड़ेगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है और तल के ऊपर एक बड़ा ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो तल के ऊपर से ये जो मिथाइल विनाइल कीटोन है वो अटैक नहीं करेगा तल के ऊपर। यहाँ बड़ा ग्रुप है, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, इट विल अटैक फ्रॉम बिलो। तो इस वजह से जो CH3 ये है वह ऊपर की तरफ आएगा। दूसरी बात है HCl का एडिशन हुआ, वो टर्शरी कार्बोनियम आयन में ऐड होगा, ना कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। सो इस तरह से हम पहुँचे हैं। आइए देख लेते हैं इसका मैकेनिज़्म। देखिए, आप अगर वीडियो को आपने पसंद किया या आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक्स हैं और जो आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो हमको और वीडियोस बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। अदरवाइज़ हमारा उतना मन नहीं करता कि वीडियोस बनाएं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। हम जान लेते हैं इसी रिएक्शन का पूरा मैकेनिज़्म खोलकर। देखिए ये KOH से शुरू हुआ है यहाँ पर और ये हाइड्रोजन जो है उसका लॉस हुआ है, H+ यहाँ से निकल गया है और जो इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट इस तरह से हुआ तो ये माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है। ये मिथाइल विनाइल कीटोन जो कि बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, एडिशन 1,4 एडिशन हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस चार्ज आया है
और ये फोर्थ जो कार्बन है 1,4 एडिशन का, ये 1 इज़ ऑक्सीजन एंड 4 इज़ दिस कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन नंबर 2 है। तो 1,4 एडिशन इस तरह से इसमें हुआ है, और ये जो एडिशन हुआ है वो बिलो द प्लेन जाके हुआ है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो तल के नीचे था, प्लेन बिलो द प्लेन था, अब वो अबव द प्लेन आया है। क्यों? क्योंकि अबव द प्लेन एक बड़ा ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इतना बड़ा सा ग्रुप आके ऊपर से नहीं जुड़ सकता, इजी नहीं रहेगा, रिपल्शन रहेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये O माइनस चार्ज हो गया था इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्ट की वजह से, इसका प्रोटोनेशन होगा, और ये प्रोटोनेशन और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग से C डबल बॉन्ड हो दोबारा आ गया, यहाँ पर CH2 हो गया है। और इधर देख सकते हैं कि दिस इज मिथाइल ग्रुप। हमने ये देखा कि जो कीटो ग्रुप था उसके ऑर्थो पे आके ये जो माइकल एडिशन हुआ है। हम देखते हैं कि इसके बाद बेस आया और इस जो एसिडिक प्रोटॉन है उसको निकाल कर ले गया, यहाँ C माइनस क्रिएट होता है और चार्ज का शिफ्ट होकर इस तरह से O माइनस पे ये चार्ज शिफ्ट हुए और O माइनस यहाँ पर बना, लेकिन फिर चार्ज का शिफ्ट हुआ ताकि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और ये जो कार्बन है इस कार्बोनाइल कार्बन पर इसलिए आक्रमण करेगा क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है। कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो नया बॉन्ड है, ये देखिए ये नया बॉन्ड है वो अब बना है, इस मिथाइल जो पहले मिथाइल था वो यहाँ आ गया है, इस जगह पे आ गया है, ये जो पहले यहाँ मिथाइल था। और ये वाला CH2 जो है वो ये है, ये वाला CH2 ये है, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड वो ये रहा। तो इस तरह से एन्यूलेशन हुआ, और ये जो कंडेंसेशन है वो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। ये रिंग फॉर्मेशन हो गई, रिंग यानी एन्यूल, तो रॉबिन्सन एन्यूलेशन कंप्लीट हुआ। फिर इसका प्रोटोनेशन हुआ तो O माइनस जो है वो OH में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें से वाटर इसमें से निकलेगा। जो पूरा मैकेनिज्म है वाटर के निकलने का बेस के प्रेजेंस में, जो कि पहले यहाँ से ये जो पूरा मैकेनिज्म है बेस के प्रेजेंस में उसको पहले दिखाया गया है। आप इसको सिंपली यहाँ पर वाटर यहाँ से निकाल लें इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमको मिला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन प्रोडक्ट अल्टीमेट ऑफ रॉबिन्सन रिएक्शन, एन्यूलेशन रिएक्शन। अब हमने इसका रिएक्शन करवाया HCl से, तो ये प्रोटोनेशन ऑक्सीजन का हुआ, O+ हुआ। आप देख सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इसने साइड से खींचा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो ये CC बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ डबल बॉन्ड एक और आया। नोट कीजिए कि यहाँ से कोई कार्बन जाके यहाँ नहीं आया है इस जगह पे, तो सिर्फ CC बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। ये वाला कार्बन अपनी जगह पे है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स अपनी जगह पे हैं, कोई कार्बन शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हुए हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पर जो कि अब इसमें चेंज हो गया है उसमें एक प्लस चार्ज आ गया है। आप ये कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड ना शिफ्ट करें, इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करें, इस वाले बॉन्ड को भी शिफ्ट कर सकते थे। इस वाले बॉन्ड को अगर यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को अगर हम शिफ्ट करते तो ये सिचुएशन आती जो 7 सदस्य वलय की संरचना या 7 मेंबर्ड रिंग जो है वो फॉर्मेशन हुआ। लेकिन 7 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होते ही जो प्लस चार्ज आएगा वो इस वाले कार्बन पर आएगा, इस वाले कार्बन पर, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, एंड दैट विल बी ए सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। सो कार्बोनियम आयन या कार्बीनियम आयन जिसे कहते हैं आजकल, तो यहाँ पर बना है आपके टर्शरी कार्बोनियम आयन, यहाँ बना है आपके सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। दिस इज़ लेस स्टेबल, इट विल नॉट बी फॉर्म, नहीं बनेगा, और ये बनेगा। और उसके बाद बड़ा सिंपल है, Cl- जो है आके
इस सी प्लस में आके जुड़ेगा तो ये वाला प्रोडक्ट हमको बनेगा, जो कि हमने यहाँ बना के दिया है आपको, ऑप्शन में आंसर हमने निकाला है। तो हम देख सकते हैं कि पूरा वर्कआउट किए बगैर भी हम सिर्फ अपना दिमाग लड़ा लें, इंफॉर्मेशंस को हम अपना जो है उसको प्रोसेस करें, अपने दिमाग में जो अपने इंफॉर्मेशन हमने रख रखे हैं, और बिना पूरे रिएक्शंस को लिखे 2-3 लकीर खींच के ही हम आंसर तक फट से पहुंच सकते हैं। आई होप दैट यू हैव लाइक्ड द वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, put some likes and good comments. Thank you for being with me.